दोस्तों आज हम 50 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बेसिक इलेक्ट्रिकल से ताबड़तोड़ करेंगे रिवीजन। आइए देखते हैं। बताइए दोस्तों, फिलामेंट लैंप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सभी बोलेंगे हीटिंग इफेक्ट पर। बहुत सही जवाब। लेकिन ये भी जानिए कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब ये होता है जब किसी डिवाइस में करंट को हम फ्लो कराएं, ठीक, और वह हीट उत्पन्न करने लगे तो उसी को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या बोलते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। अब बताइए, आप खुद बताएंगे, ऐसे एग्जाम्पल दीजिए कि वह कौन सा डिवाइस है जिसको करंट देते ही वह हीट उत्पन्न करता है। आपके दिमाग में आएगा वो इलेक्ट्रिक प्रेस भी है, फिर आएगा इलेक्ट्रिक बल्ब भी है, और बताइए हीटर भी है। बताइए दोस्तों, किरचॉफ का नियम मान्य होता है रेखीय व अरेखीय दोनों सर्किटों पर, लीनियर व नॉन लीनियर दोनों सर्किटों पर किरचॉफ का नियम मान्य होता है। दोस्तों यदि इसकी व्याख्या करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, जो ठीक नहीं है आपके लिए। अगला है किरचॉफ का प्रथम नियम किस पर आधारित होता है? बताइए, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर। जबकि द्वितीय नियम दोस्तों ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है, आपको मालूम है। अब बताइए, इलेक्ट्रिक हीटर में जो तार जो लगा होता है वह किसका लगा होता है? नाइक्रोम का। हाँ, इलेक्ट्रिक हीटर में नाइक्रोम का तार लगा होता है। अगला है, एक परमाणु और एक आयन में क्या अंतर होता है? दोस्तों बता दें, आयन हमेशा आवेशित कण होते हैं जबकि परमाणु पूर्ण रूप से उदासीन होते हैं। अगला है, एक शरीर पर विद्युत आवेश किस शर्त के कारण होते हैं? बताइए, इलेक्ट्रॉन की कमी या वृद्धि? इलेक्ट्रॉन की कमी या वृद्धि के कारण। दोस्तों ये भी जानिए, इलेक्ट्रॉन की जब कमी होती है तो पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होता है, जब वृद्धि होती है तो नेगेटिव चार्ज। बताइए, एक गतिमान आवेश उत्पन्न कर सकता है विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र दोनों। दोस्तों अब बताइए, दो धारावाही चालकों के मध्य लगने वाले बल को ज्ञात करने वाला नियम क्या है? बताइए, बायो-सेवर्ट का नियम। दो धारावाही चालकों के मध्य लगने वाले बल को ज्ञात करने वाला नियम दोस्तों क्या है? बायो-सेवर्ट का नियम है। इसका फार्मूला दोस्तों आप जानते हैं, बी बराबर क्या होता है? आई डेल्टा एल साइन थीटा डिवाइड बाई क्या होता है दोस्तों? आर स्क्वायर होता है, आपको मालूम है। अगला है, जब समान दिशा में धारा ले जाने वाले दो समांतर चालकों का एक दूसरे के समीप रखा जाता है तो चालक अनुभव करेंगे। बताइए, एक आकर्षण बल। ध्यान से सुनिए, दो समांतर में क्या है? कंडक्टर दोस्तों हैं, ठीक है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है और दोनों की दिशा क्या है? समान है। तब उसमें कह रहा है कि जब दोनों को पास में जब रखते हैं तो उसमें क्या अनुभव होगा? अट्रैक्शन फोर्स होगा। और जब उसी कंडक्टर में यदि करंट जो है विपरीत दिशा में होंगे तब क्या होगा? प्रतिकर्षण बल होगा। यही कहने का मतलब है। अगला है, स्थिर परमाणु का आवेश होगा सदैव आवेश रहित। स्थिर परमाणु का आवेश दोस्तों क्या होता है? सदैव आवेश रहित होता है। अब बताइए दोस्तों, एक चालक में आवेश मौजूद है, ठीक है, अब इस आवेश को हटाने का सबसे उपयुक्त अच्छा तरीका क्या है? बताइए, कंडक्टर को ग्राउंड करके। यदि आपको चालक से आवेश को तुरंत हटाना है तो उस कंडक्टर को क्या कर देते हैं? ग्राउंड अर्थात अर्थ कर देते हैं। अगला है, एम्पियर के नियम का प्रयोग किसे निर्धारित करने के लिए किया जाता है? बताइए, ओवरहेड लाइन में धारा की दिशा को निर्धारित करने के लिए एम्पियर के नियम का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों बता दें, जितना भी क्वेश्चन लिया गया है किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो समझ रहे होंगे कि हाँ बात सही है। हमारा टारगेट सिर्फ ये है कि आपको कम समय में ताबड़तोड़ रिवाइज करा दें आपको। नेक्स्ट है, विद्युत क्षेत्र डिफ्लेक्ट कर सकता है। बताइए किसे? इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन दोनों को विद्युत क्षेत्र डिफ्लेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट है, जब एक बार स्विच ऑफ होता है तब उसमें स्पार्किंग होती है। क्यों? बताइए, क्योंकि परिपथ का इंडक्टेंस दोस्तों उच्च होता है। इंडक्टेंस माने क्या होता है? प्रेरकत्व उच्च होने के कारण ही जब हम स्विच को ऑफ करते हैं उसमें स्पार्किंग होती है। अगला है, धारिता मापन में रक्षक इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है। बताइए क्यों? परावैद्युत हानि को कम करने के लिए धारिता मापन में रक्षक इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है, फ्यूज की रेटिंग किस में होती है बताइए। एम्पियर में होती है। फ्यूज की रेटिंग दोस्तों किस में होती है, एम्पियर में होती है। यदि आपसे पूछे ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस में होती है दोस्तों, केवीए में होती है। जबकि जनरेटर की रेटिंग दोस्तों किस में होती है, किलोवाट में होती है। अगला है, बाल्टी में रखे पानी में करंट फ्लो कराने पर पानी के बुलबुले उठने लगते हैं, तब यह दोस्तों किस सप्लाई को व्यक्त करता है बताइए। डीसी सप्लाई को व्यक्त करता है। नेक्स्ट है, सेलों को समांतर में जोड़ने का क्या कारण है बताइए। धारा के क्षमता को बढ़ाने के लिए सेलों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं, जबकि श्रेणी क्रम में दोस्तों क्यों जोड़ते हैं, वोल्टेज को बढ़ाने के लिए। वोल्टेज की क्षमता को बढ़ाने के लिए हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, जबकि करंट की क्षमता को बढ़ाने के लिए समांतर क्रम में जोड़ते हैं। यदि मुझे वोल्टेज और करंट दोनों चाहिए तो श्रेणी समांतर में जोड़ते हैं। पावरफुल बैटरी कहलाती है। नेक्स्ट है, बताइए 4 टर्मिनल नेटवर्क से कौन सा नेटवर्क निर्मित होता है बताइए। 2 पोर्ट नेटवर्क। 2 पोर्ट नेटवर्क जो है 4 टर्मिनल नेटवर्क से निर्मित होता है। अब बताइए एक्टिव नेटवर्क में क्या होता है बताइए। एक्टिव नेटवर्क में करंट सोर्स व ईएमएफ दोनों होता है। इसका डेफिनेशन दोस्तों आप जानते हैं। अगला है, पैसिव नेटवर्क में क्या होता है। पैसिव नेटवर्क में दोस्तों न तो करंट सोर्स होता है और ना ही वोल्टेज सोर्स होता है, आरएलसी होता है। अगला है, जनरेटर की प्रक्रिया समझी जा सकती है बताइए किसके द्वारा। लेंज के नियम के द्वारा जनरेटर की प्रक्रिया दोस्तों समझी जा सकती है। बताइए दोस्तों, कैपेसिटर की कैपेसिटी पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है, प्लेटों की मोटाई में परिवर्तन पर। दोस्तों प्लेटों की मोटाई में आप चाहे कितना भी परिवर्तन कर दें, कैपेसिटर की कैपेसिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है, कैपेसिटर में परावैद्युत हानियों का क्या कारण है। क्षरण धारा, लीकेज करेंट। कैपेसिटर में परावैद्युत हानियों का दोस्तों कारण क्या होता है, उसका लीकेज करेंट। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, बोल रहा है एक कैपेसिटर में पावर फैक्टर का मान होगा बताइए। इनफाइनाइट, जीरो लीडिंग, जीरो लैगिंग, इकाई बताइए। कैपेसिटर के केस में दोस्तों क्या होता है, लीडिंग होता है। यहाँ पे क्या होगा, शून्य लीडिंग होगा, लैगिंग नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि इंडक्टर के केस में लैगिंग होता है। जबकि इकाई दोस्तों किस में होता है, रजिस्टर के केस में होता है। दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है किसी उद्योग के पावर फैक्टर में हमको सुधार करना है, ठीक है। तो किसके द्वारा करेंगे, ऑप्शन दे रहा है ट्रांसफार्मर नहीं, इंडक्टर के द्वारा नहीं, क्योंकि ये तो लैगिंग होता है। करा थर्ड कैपेसिटर, हाँ कैपेसिटर के द्वारा हम किसी इंडस्ट्री में पावर फैक्टर को हम सुधार सकते हैं। अगला है, एक कैपेसिटर विरोध करता है बताइए किसमें, धारा में परिवर्तन का, वोल्टता में परिवर्तन का, धारा व वोल्टता दोनों का, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बता दें कैपेसिटर हमेशा वोल्टता में परिवर्तन का विरोध करता है, जबकि इंडक्टर जो होता है धारा में परिवर्तन का विरोध करता है। दोस्तों पूछ रहा है नेक्स्ट, जब 2 कैपेसिटर को आपस में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, सीरीज में जब जोड़ते हैं तो उनका मान बताइए क्या होगा, नियत रहता है, घटता है, बढ़ता है, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बता दें जब 2 कैपेसिटर आपस में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उसका मान क्या होता है, घटता है, क्योंकि आप जानते हैं श्रेणी क्रम में क्या होता है 1/c = 1/c1 + 1/c2। जबकि यही समांतर क्रम में दोस्तों क्या होगा कैपेसिटर के लिए, C = C1 + C2 + C3 ऐसे होता है। अगला दोस्तों बोल रहा है उच्च आवृत्ति के लिए, हाई फ्रीक्वेंसी के लिए कौन सा कैपेसिटर अच्छा होगा बताइए। एयर कैपेसिटर नहीं, इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर नहीं, हाँ माइका कैपेसिटर। हाई फ्रीक्वेंसी के लिए माइका कैपेसिटर अच्छा होगा। दोस्तों हम बता दें, इस तरह से हम बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आइए ऐसे पढ़ते हैं। आदर्श वोल्टेज सोर्स एक आदर्श कैपेसिटर को चार्ज करेगा तुरंत। अगला है विद्युत तीव्रता का मात्रक दोस्तों क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर होता है, क्योंकि आप जानते हैं E = V/dB होता है। नेक्स्ट है
बोल रहा है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार बीच वाली उंगली क्या दर्शाती है? बताइए। चालक में धारा प्रवाह की दिशा। आप जानते हैं कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा दोस्तों क्या होता है? एफ होता है। तर्जनी क्या होता है दोस्तों? बी होता है। और मध्यमा दोस्तों क्या होता है? आई। इसीलिए कहते हैं एफ बी आई। नेक्स्ट है चुंबकत्व वाहक बल की इकाई क्या होती है? एम्पियर टर्न। क्योंकि क्या होता है दोस्तों? एन आई होता है फार्मूला। नेक्स्ट है किसके लिए बीएच वक्र जो होता है दोस्तों मूल से गुजरने वाली सरल रेखा होगी? बताइए। वायु के लिए, एयर के लिए बीएच वक्र जो होगी दोस्तों मूल से गुजरने वाली सरल रेखा होगी। यदि लौह चुंबकीय पदार्थ को क्यूरी ताप तक गर्म किया जाए तब बताइए यह क्या हो जाएगा? अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाएगा। यदि हम लोग लौह चुंबकीय पदार्थ को क्यूरी ताप तक गर्म करेंगे तो यह अनुचुंबकीय पदार्थ में दोस्तों क्या होगा? बदल जाएगा। नेक्स्ट है प्रेरित विद्युत वाहक बल अधिकतम होगा जब एक चालक चुंबकीय क्षेत्र को काटता है। बताइए। 90 अंश पर, क्योंकि साइन में 90 अंश का मान दोस्तों क्या होता है? अधिकतम होता है, 1 होता है। अगले प्रश्न का दोस्तों मतलब समझिए। बोल रहा है क्वेश्चन में कि यदि मान लीजिए कोई कंडक्टर है जिसकी लंबाई L है और चुंबकीय क्षेत्र B में क्या कर रहा है? गतिमान है। कितने वेग से? v वेग से। तब बोल रहा है कि उसमें प्रेरित ईएमएफ का मान कितना होगा? बताइए। दोस्तों इसका उत्तर होगा इन चारों विकल्प में बी यल भी साइन थीटा होगा, लेकिन यहाँ पे साइन थीटा का मान नहीं दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि साइन थीटा का मान दोस्तों क्या है? 1 है, क्योंकि थीटा का मान दोस्तों क्या है? 90 अंश है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बोल रहा है कि शैथिल्य हानियाँ निर्भर करती है पहला आवृत्ति पर, वोल्टता पर, दोनों पर। हाँ दोस्तों, दोनों पर। शैथिल्य हानियाँ जो है इस विकल्प के अनुसार दोनों पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है एक धारा प्रवाह वाले कंडक्टर जो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है तो बोल रहा है कि बल महसूस करता है। अरे भैया, जब समांतर क्षेत्र में जब रख दिए तो थीटा का मान क्या होता है? 0 होता है। तो साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा? 0 जब भरोगे तो 0 हो जाएगा, काम खत्म। अच्छा, अगला है बाएं हाथ के नियम में तर्जनी इंगित करती है। अभी बताए थे बाएं हाथ के नियम में दोस्तों फ्लेमिंग में क्या होती है? एफ बी आई। तर्जनी क्या होगा दोस्तों? चुंबकीय क्षेत्र बी होगा। किसी चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय प्रवाह की उपस्थिति का दोस्तों क्या कारण है? चुंबकत्व वाहक बल एफ, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। अगला है गिलबर्ट मात्रक होता है इसी का, चुंबकत्व वाहक बल का, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स का। बताइए दोस्तों, इस्पात को चुंबकित करना कठिन होता है, क्यों? क्योंकि इसकी चुंबकीयशीलता दोस्तों निम्न होती है। अगला है किसी चालक में धारा प्रवाहित करने का प्रभाव बताइए। दोस्तों चुंबकीय और ऊष्मीय दोनों होते हैं। अगला है एक विद्युत चुंबक की सामर्थ्य को कैसे बढ़ा सकते हैं? टर्न संख्या को बढ़ाकर बढ़ाई जा सकती है। क्या? विद्युत चुंबक की चुंबक सामर्थ्य। अगला है एक चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव को संकेत करता है। मतलब एक चुंबकीय सुई दोस्तों उसका उत्तरी ध्रुव जो है पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव की ओर संकेत करता है। अगला है लेंज का नियम आधारित होता है, बताइए किस पर? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे दोस्तों आधारित होता है। अगला है जब चुंबक को गर्म किया जाता है तो बताइए क्या होगा? यह अपना चुंबकत्व खो देता है। अगला है तांबा, चांदी, हीरा उदाहरण दोस्तों किसके होते हैं? डाई मैग्नेटिक मटेरियल के होते हैं। अगला है लीकेज फ्लक्स प्रति इकाई धारा क्या कहलाता है? प्रेरकत्व कहलाता है दोस्तों। लीकेज फ्लक्स प्रति इकाई धारा दोस्तों प्रेरकत्व कहलाता है। अगला है बोहर मैग्नेटान किसका मात्रक होता है? बताइए। स्थायी डाइपोल का।
बोहर मैग्नेटान दोस्तों स्थायी डायपोल का मात्रक होता है। दोस्त अरे रुकिए भाई, 1 मिनट रुकिए। इस वीडियो को आप जो है लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि हम फिर आएंगे पार्ट 3 में लेकर के नेक्स्ट वीडियो में और कम समय में, क्योंकि हमारा संकल्प दोस्तों हम बनाएं कुछ बेहतर कम समय में। धन्यवाद।